तो खबर आपको बता दें कि जेलेंस्की के तेवर में नरमी के संकेत जिसका जिक्र हम कर रहे थे, अब ये तेवर में नरमी क्या लैक ऑफ ऑप्शंस की वजह से है, क्योंकि उनकी टेबल में बहुत कुछ बचा नहीं है। जेलेंस्की नाटो की सदस्यता पर ज्यादा जोर नहीं। आप राजेश पवार, मुझे परसों का स्टेटमेंट याद आता जिसमें वो कह रहे थे कि मैं डरा नहीं हूं, छिप नहीं रहा हूं, मैं ऑफिस में हूं, ये एड्रेस है, मैं लड़ूंगा। और अब जो ये नरमी है, क्या उनके पास उनकी प्लेट में ऑप्शंस अब ज्यादा नहीं बचे, जिसका जिक्र आप भी कर रहे हैं, नो फ्लाई जोन या नाटो का इन्वॉल्वमेंट, और उसी की वजह से ये संकेत? देखिए शुभांकर, मैं कंप्लीट कर लूं। एक कारण ये नो फ्लाई जोन का है, दूसरा लगातार यूक्रेन जहाज मांग रहा है, मिलिट्री एयरक्राफ्ट मांग रहा है नेटो से, और कई दिन से ये चीज अटकी पड़ी है कि पोलैंड यूक्रेन को MiG-29 देगा नहीं देगा। फाइनली उसके ऊपर भी उन्होंने मना कर दिया है कि वो शायद यूक्रेन को नहीं मिलेंगे। तो ये दो बड़े कारण हैं जिनसे जेलेंस्की को ये समझ में आ गया है कि वो उनको कुछ खास मदद बाहर से मिलने वाली नहीं है, और जिस तरह से रूसी फौज आगे बढ़ रही है पूर्व में और दक्षिण में और कीव के किनारे पे, उन्हें लगता है कि उन्हें बचाने के लिए अभी कोई नहीं आएगा और वो बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं। और यही कारण है कि उन्होंने इंडिकेशंस दिए हैं, ना सिर्फ इस बात के ऊपर कि वो नेटो का मेंबर नहीं बनने के लिए तैयार हैं, बल्कि इस बात के ऊपर भी शायद वो क्रीमिया और डोनबास को रूस का एक हिस्सा मानने के लिए तैयार हो जाएं, और यही कल तुर्की में एजेंडे पे होगा। शुभांकर, और ये बहुत बड़ी बात है गौरव सावंत, ये डोनबास और क्रीमिया को हिस्सा मानना, इस पर समझौता करना, इसके फैक्टर क्या है? और एक सवाल और मेरा आपसे है कि अब जो ये युद्ध है, ये कितने डायमेंशंस में लड़ा जा रहा है, जरा ये भी समझाइए, कि आप फर्स्ट डे से लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं। के लिए कि पोलैंड ने लड़ाकू विमान देने की बात तो की कि MiG-29 वो देंगे, लेकिन वो उन्होंने क्या कहा कि ये MiG-29 हम रामस्टीन एयरफील्ड जर्मनी में खड़ा कर देंगे, और अमेरिका ने कहा कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये अनटेनेबल है, इसको पार्टनर्स के साथ और सोचने की जरूरत है। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यही है कि वो केवल जुबानी सपोर्ट दे रहे हैं, लिप सिंपैथी दे रहे हैं, उससे ज्यादा कोई ऑफेंसिव वेपन्स देने को तैयार नहीं है। जैवलिन मिसाइलें देने का या स्टिंगर देने का, ये आप कुछ बचाव अपना कर सकते हैं, लेकिन रूस जैसी महाशक्ति से केवल इन हथियारों और हौसलों के जरिए आप कितना लंबा लड़ लेंगे? वो भी तब जब रूस की सेना अब कीव के मुहाने पर खड़ी है, कीव की दहलीज पर इस समय रूस की सेना आ गई है। पहली बात। दूसरी बात, बातचीत के जरिए क्या कहना चाहते हैं राष्ट्रपति जेलेंस्की? अब वो कह रहे हैं कि मैं कूल डाउन हो गया हूं डॉनबास के मुद्दे पर या क्रीमिया के मुद्दे पर, अगर उस पर वो नहीं मानेंगे उसको अपने देश का हिस्सा, तो ये बहुत बड़ा उनके लिए एक तरह से ये कहना है कि वो क्लाइम डाउन कर रहे हैं। वो उन्होंने पहले जो अपना कड़ा रुख अख्तियार किया था उससे वो बहुत ज्यादा झुक रहे हैं, लेकिन क्या ये बहुत देर हो चुकी है इस तरह झुकने के लिए? क्योंकि रूस की सेना, जैसा राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि उनका लक्ष्य है सत्ता परिवर्तन और उनका लक्ष्य है डीमिलिटराइज करना इस देश को, तो वो ऐसा कोई युद्ध आधे में अगर वो छोड़ देंगे और यहां सत्ता परिवर्तन नहीं होगा या इसको डीमिलिटराइज या डीनाज़िफाई नहीं किया जाएगा जैसा उनके शब्दों में, तो क्या ये खतरा आज नहीं तो 5 साल बाद फिर खड़ा हो सकता है? और क्या वो मानेंगे? जिस तरह उनकी सेना आगे बढ़ रही है, जो एनालिस्ट है, मिलिट्री एनालिस्ट, वो कह रहे हैं कि पुतिन अब एक डिसाइसिव पोजीशन में आकर तख्ता पलट करेंगे, अपने लोगों को यहां लाएंगे, ताकि ये क्षेत्र और नेटो वाला खतरा आने वाले समय में उनके लिए ना हो। क्योंकि देखिए, उनकी तरफ से बड़े कड़े शब्द कहे जा रहे हैं अमेरिका के लिए भी। जैसा शुभांकर आपने खुद कहा कि रूस के राष्ट्रपति ने कहा कि यहां का ऑयल रोक देना एक तरह से इकोनॉमिक परमाणु युद्ध की तरह है रूस पर। दूसरी बात, बड़े बड़े वेस्टर्न कंपनीज रूस से अपनी दुकानें बंद करके जा रही हैं। तीसरी बात, यूरोप ने कह दिया है कि वो अब और तेल और ईंधन को और गैस को नहीं रोकेंगे, क्योंकि इससे उनके देशों पर बुरा असर पड़ेगा। तो ये एक दुधारी तलवार है। दुनिया के अलग अलग देश थोड़ा सा बैकपेडलिंग कर भी रहे हैं इस मुद्दे पर, और रूस अब असल मायने में जब कीव के मुहाने पर खड़ा है, जब एक तरह से ये देश हार की कगार पर है, देखना ये होगा कि नेगोशिएशन से क्या निकलता है। एक इंडिकेशन ये भी है कि ये आखिरी बार रूस ने कहा है कि अब साइलेंस रहेगा, आज यानी 9 तारीख को बमबारी नहीं होगी ताकि लोग सुरक्षित निकल सके। उसके बाद क्या रुख होगा रूस का, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। शुभांकर,